अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मेडिसिन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपका बेसिकली सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीएनएस स्टार्ट कर रहे हैं, हम न्यूरोलॉजी पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी मुश्किल लगती है बच्चों को, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह। साथ साथ एमसीक्यू पॉइंट और केसेस भी देखते जाएंगे। सीएनएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है वो आपके पास सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ स्ट्रोक। ठीक है, आज की वीडियो में या स्टार्टिंग का टॉपिक हमारे पास स्ट्रोक की डेफिनेशन समझना, उसकी क्लासिफिकेशन समझना, कॉजेज़ समझना, क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के लिहाज से। एंड देन फिर हम स्टेप वाइज मैनेजमेंट की तरफ मूव करेंगे कि कैसे आपने स्ट्रोक के पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है और किस तरह से उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक का मतलब होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जब क्रिएट होता है। अब ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो क्रिएट हो रहा है ये क्यों क्रिएट हो रहा है? जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि हार्ट अटैक या एमआई का क्या मतलब होता है? जब आपके हार्ट की तरफ ऑक्सीजन और ब्लड मेंटेन नहीं हो सकता और उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर होती है, वो पंप करना छोड़ देता है। उसी तरह का आप समझ लें ब्रेन अटैक को हम स्ट्रोक कहते हैं, क्योंकि स्ट्रोक का बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। वो होता यही है कि आपकी जो ब्रेन को, सेरिब्रम को स्पेशली जो आर्टरीज सप्लाई करी होती हैं, उन सप्लाई आर्टरीज़ में या तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है या हेमरेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हाइपोक्सिया है, स्कीमिया है और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है। पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर देता है, वो बेहोश भी हो जाता है। और उसके अलावा आपको पता है कि ब्रेन का हर एरिया, यानी सेरिब्रम में अगर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो हर एरिया की एक स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल, अगर आपको याद हो तो रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी कोई एरिया जो है वो हमारी लेग्स को वहाँ पे वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ हमारे फेस एरिया को। तो जिस तरफ ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी वो एरिया फिर कमज़ोर पड़ जाएगा। तो मोस्टली स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो हेमीप्लेजिया के साथ, एक साइड की वीकनेस के साथ, सेंसरी लॉस के साथ, तो इस तरह के प्रेजेंटेशन के साथ आता है, क्योंकि इसमें मिक्स मोटर और सेंसरी लॉस हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे सेरिब्रम के अंदर हर एरिया की रिप्रेजेंटेशन है। जब वो एरिया उस तरफ ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, वो ट्रैक वर्क नहीं करेगा, तो वो वाले सिम्टम बॉडी पे आएंगे। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आगे जाके चीज़ें आपके पास आसान होती जाएंगी। स्ट्रोक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्ट्रोक की डेफिनेशन क्या है? जैसे अगर मोटर एरियाज़ इफेक्ट होंगे तो पैरालिसिस होगी, सेंसरी एरियाज़ इफेक्ट होंगे तो सेंसरी लॉस होगा, विजुअल सेंटर मौजूद है, अगर सर्कुलेशन इफेक्ट होगी उसकी तरफ वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और वो एरिया जो है वो डैमेज हो जाएगा, काम नहीं कर सकेगा, तो पेशेंट को देखने में मसला होगा। आपको याद होगा कि एक हमारे पास जो है वो न्यूरो के अंदर इस तरह से उन्होंने सेरिब्रम की सारी तस्वीर बनाई हुई थी। इस तरह से तो नहीं है, दे तो किडनीज ही ड्रॉ कर देती हूँ, लेकिन हर एरिया की एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। और अभी हम देखेंगे कि अगर इंटीरियर सर्कुलेशन इफेक्ट होती है तो क्या एरिया डैमेज होगा, क्या फीचर्स आएंगे। मिडल सर्कुलेशन होती है या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इफेक्ट होती है तो क्या फीचर्स आएंगे। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आगे चल के चीज़ें आसान हो जाए। अब बात आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि स्ट्रोक का मतलब होता है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। और ये जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है इसका आपने याद रखना है, सडन ऑनसेट होता है और इसमें कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होता अदर देन वैस्कुलर वन, यानी वैस्कुलर रीज़न ही होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो आर्टरी है या तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगी या हेमरेज होगा। ठीक है, वैस्कुलर रीज़न की वजह से जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूमर है, कोई लीजन है उसकी वजह से हो रहा है तो वो स्ट्रोक की कैटेगरी में फिर नहीं आएगा। सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, स्पेशली अगर वो रहता है फॉर मोर देन 24 आवर्स तो वो स्ट्रोक की कैटेगरी में आता है। और अगर वो लेस देन 24 आवर्स के लिए होगा तो ये आपने याद रखना है, इसको हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। एक बेटे आपको स्ट्रोक की डेफिनेशन आनी चाहिए, TIA की आनी चाहिए। TIA इज सेम एज लाइक स्ट्रोक, बस इसका जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 24 आवर होता है और पेशेंट मोस्टली विद इन एन आवर ही रिकवर कर जाता है। उसके बाद आपकी बुक के अंदर 2 और डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है स्ट्रोक इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है ना जैसे प्रोग्रेस करते जाना, तरक्की करते जाना। तो अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्रिएट हुआ है और विद टाइम वो प्रोग्रेस कर रहा है, वर्सन करी जा रहा है तो उसको स्ट्रोक इन एवोल्यूशन कहते हैं। और अगर एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और जिस भी कंडीशन में हुआ है वो उसी कंडीशन में परसिस्ट कर रहा है और मज़ीद वर्सन नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ही वर्सनिंग सिचुएशन में था और मज़ीद प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो उसको कंप्लीटेड स्ट्रोक कहते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों को परेशान नहीं किया होगा, कंफ्यूज नहीं किया होगा। स्ट्रोक का मतलब है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इफ़ इट्स मोर देन 24 आवर तो वो स्ट्रोक है, लेस देन 24 आवर तो TIA है। कंडीशन जहाँ से स्टार्ट हुई वर्सन हो रही है तो स्ट्रोक इन एवोल्यूशन है। और अगर वो उतना ही है, परसिस्ट कर रहा है जैसा का था, ना ठीक हो रहा है ना ख़राब हो रहा है, तो उसको कंप्लीटेड स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है,
अब नंबर 2, ये तो डेफिनेशंस की बात हो गई सारी, आगे पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। नंबर 2 आती है हमारे पास स्ट्रोक की क्लासिफिकेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन इटियोलॉजी आप कह सकते हैं कि हम स्ट्रोक को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है इस्कीमिक स्ट्रोक और नंबर 2 हमारे पास होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। अब इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा कॉमन है, अप टू 85% पेशेंट्स में इस्कीमिक ही पाया जाता है, हेमरेजिक ज़रा लेस कॉमन है। इस्कीमिक में मैं थोड़ा सा बताती चलती हूँ, आगे जाके मज़ीद डिटेल डिस्कस करेंगे कि होता ये है कि आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। अब ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलिस हो सकता है, कहाँ से क्यों कैसे आएगा वो आगे चल के पढ़ते हैं। लेकिन जब ये ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो आपको पता है कि आगे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया के बाद क्या होगा, इस्कीमिया होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। मज़ीद इसकी पैथोफिजियोलॉजी वो भी हम नीचे जाके डिस्कस करते हैं। नंबर 2 हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब है अंदर ब्लीडिंग हुई है, वेसल रप्चर की है। ये जो हेमरेजिक स्ट्रोक है इसको आगे हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, इंट्रा पैरेन्काइमल हेमरेज है या फिर हम कहते हैं सब एराकिनॉइड हेमरेज है। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेन है तो अगर तो अंदर ब्लीड हुई है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, इंट्रा पैरेन्काइमल। और जब ये ब्रेन की बाहर मेनेंजियल कवरिंग्स हैं, अगर सब एराकिनॉइड स्पेस के अंदर ब्लीडिंग हुई है और उसकी वजह से प्रेशर इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब एराकिनॉइड हेमरेज कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा लेस कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू इस्कीमिक स्ट्रोक। तो ये बेटे आसान से इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रोक इज एटियोलॉजिकली डिवाइडेड इंटू 2 टाइप। इट कुड बी इस्कीमिक और हेमरेजिक। हेमरेजिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है इंट्रा पैरेन्काइमल, यानी अंदर ब्लीड हुई है ब्रेन के या बाहर कवरिंग में ब्लीड हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जो है वो रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं। आपको पता है 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, यानी जो कि हमारे बस में नहीं है, हम उनको चाह के भी इम्प्रूव नहीं करते। और दूसरा जो है वो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल हैं, पता नहीं मॉडिफाइबल के क्या स्पेलिंग में लिख रही हूँ, यही कुछ स्पेलिंग होते हैं। तो मॉडिफाइबल वो हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में सबसे पहले हमारे पास एज आ जाती है। जैसे पेशेंट एज करता है तो स्ट्रोक का चांस बढ़ता है, क्योंकि जो वेसल्स हैं उनके अंदर एक तो एथीरोस्क्लेरोसिस की रीज़न बढ़ती है, हाइपरटेंशन एज के साथ होती है, वेसल्स जो हैं वो लेस फ्रेजाइल हो सकती हैं, वो ब्लीड हो सकती हैं। तो ये सारी कंडीशन मिलके रिस्पॉन्सिबल हो सकती है फॉर स्ट्रोक इन हायर एज, ठीक है। और वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जेंडर वाइज अगर हम बात करेंगे तो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ये भी हमारे बस पे नहीं है। रेस में भी इन्होंने बताया हुआ है, एफ्रो कैरेबियन में ज़्यादा है, देन एशियन, देन यूरोपियन। और अगर प्रीवियसली उसको कोई भी एमआई या स्ट्रोक हुआ हुआ है तो रीअकरेंस का चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी भी हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं, लेकिन टोटली हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो पेशेंट को प्रॉन करते हैं फॉर स्ट्रोक, नंबर 1 वो तो हाइपरटेंशन है, सो इसको बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए। नंबर 2 अगर हम बात करें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरलिपिडीमिया, ये मैं बताऊंगी कैसे, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया में एथीरोस्क्लेरोसिस का चांस ज़्यादा, थ्रोम्बस का चांस ज़्यादा, एम्बोलिस का चांस ज़्यादा, और वो वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। कोई भी पेशेंट को अगर हार्ट डिजीज़ है तो हार्ट डिजीज़ जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसमें भी आपको याद है हमने CVS में पढ़ा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में बेसिकली यहाँ पे सारा ब्लड जो है वो रिटेन हो रहा होता है ना, और उसका सबसे मेन खतरा ये होता है कि कोएगुलेशन होगी, क्लॉटिंग होगी, क्लॉट बनेगा और वो यहाँ से सीधा जाएगा और ब्रेन को जो है वो स्ट्रोक कर देगा। तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी यही होता है कि वेल्व्यूलर डिजीज स्टार्ट हो जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस होती है, और फिर सारी चीज़ जो है वो इसी तरह से है कि ब्लड की रिटेंशन, देन ब्लड वहाँ पे स्टेसिस होगा, कोएगुलेशन हो सकती है और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि स्मोकिंग है या अल्कोहल है, पॉलीसाइथीमिया का मतलब है कि अगर उसका खून गाढ़ा है तो इसमें जमने का चांस ज़्यादा है। और अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा है, स्पेसिफिकली फीमेल्स अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं, तो ये ब्लड को क्या करती हैं, थिक करती हैं, गाढ़ा करती हैं, और ये थ्रोम्बस और एम्बोलिस के चांस को बढ़ा सकती हैं। सो यहाँ तक ये आसान से क्या है, रिस्क फैक्टर है। अब आपकी बुक में छोटा सा जो है वो TIA के बारे में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन से नई वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो TIA की बेटे ने आपको डेफिनेशन बता दी है। एक तो आपने याद रखना है कि इसका क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। नंबर 2 आपने बताना है कि इसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट क्रिएट होता है, लेकिन ये लेस देन 24 आवर्स के लिए होता है। ये बाय डेफिनेशन है, लेकिन मोस्टली पेशेंट जो है वो विदिन 1 आवर रिकवर कर जाते हैं। 24 आवर तक वो थोड़े कन्फ्यूज रहते हैं, सकते में होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। कोई मेजर मसला उनकी बॉडी पे हमेशा के लिए कोई मोटर या सेंसरी लॉस क्रिएट नहीं होता है।
अब एक चीज़ है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने अगर एक दफ़ा पेशेंट को TIA हो गया तो हमने उसकी रिकरेंट स्ट्रोक का जो वो है रिस्क फैक्टर है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही आसान है, इसको ABCD2 के निमोनिक से याद रखा जाता है। मैं अभी ये कैलकुलेट करना भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 1 एज, नंबर 2 हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर देखते हैं, नंबर 3 हम उसके जो है वो C से आपने याद रखना है क्लिनिकल फीचर देखते हैं, D से हम लोग उसके ड्यूरेशन की बेस पे भी उसको नंबर करते हैं, और फिर D2 है ना, D का स्केयर है तो D से हम क्या देखते हैं, डायबिटीज़ देखते हैं। ठीक है, अगर तो उसकी एज 65 से ज़्यादा होगी तो उसको +1 नंबर दिया जाता है। अगर उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होगा तो भी हम उसको +1 मार्क कर देते हैं। क्लिनिकल फीचर में 2 चीज़ें हैं सॉरी, अगर हम ये देखते हैं कि उसको यूनी लेटरल जो है वो वीकनेस वगैरह एक साइड पे मेरे जिस्म की दाई या बाई साइड पे मुझे कमज़ोरी फ़ील हो रही है, या फिर अगर वो कह रहा है कि हाँ स्पीच इम्पेयरमेंट, उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी लड़खड़ा रही है, वो ठीक से बोल नहीं पा रहा, तो इसके लिए आपने +2 और इसके लिए आपने +1 मार्क देना है। अगर तो ड्यूरेशन लेस देन 60 मिनट है, ठीक है, तो फिर भी हम लोग +1 देते हैं, और अगर उसका जो ड्यूरेशन है मोर देन 60 मिनट है तो भी +1 ही आता है। ठीक है, और उसके बाद डायबिटीज़ अगर है तो उसके लिए भी +1। अब इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल स्कोर है। मैं अभी एक सिनेरियो देती हूँ, उसको हम कैलकुलेट करके भी देखते हैं, लेकिन आप रिस्क देख लें कि अगर स्कोर हमारे पास 0 से 3 तक है तो रीअकरेंस का चांस सिर्फ 1% है, यानी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। ठीक है, और अगर हम देखें कि स्कोर हमारे पास कितना आ रहा है, 4 to 5 आ रहा है, तो फिर तकरीबन जो है वो 4% चांस है कि इसको स्ट्रोक हो सकता है, और अगर स्कोर जो है वो 6 से 7 या 8 के बीच में है तो फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं रीअकरेंस के। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, एक पर्सन है और उसकी एज है 55, ठीक है, और उसको जो है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ था, और डेफिसिट जो है वो रहा तकरीबन 30 मिनट तक रहा। ठीक है, उसके बाद पेशेंट जो है वो रिकवर कर गया। बाकी मैं ये बता रही हूँ कि उसको कोई भी उसको डायबिटीज़ है, ठीक है, और उसको यूनिलेटरल वीकनेस भी फील हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई भी स्पीच इम्पेयरमेंट वगैरह उसको नहीं है, तो आप इसका जो है वो स्कोर कैलकुलेट करें। तो देखो एज तो 55 है ना, हमें 65 प्लस पे जाके 1 देना था, तो यहाँ पे तो फिर 1 नहीं आएगा एज वाले सेक्टर में। सॉरी, ब्लड प्रेशर जो है वो उसका नॉर्मल था, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, तो यहाँ पे भी कोई स्कोर हम ऐड नहीं करेंगे। हमने कहा उसको यूनिलेटरल वीकनेस है, तो यूनिलेटरल वीकनेस के लिए कितना ऐड हो गया, +2 हो गया। स्पीच इम्पेयरमेंट नहीं है तो कोई स्कोर नहीं है। ड्यूरेशन लेस देन 60 है तो भी +1 ऐड होना ही है, और डायबिटीज़ भी उसको है तो भी +1 जो है वो ऐड होना ही है। तो ये टोटल इस पेशेंट का स्कोर कितना बन गया, 4, और 4 का मतलब है कि उसको तकरीबन 4% चांस है कि उसको दोबारा से स्ट्रोक हो सकता है। ये आता नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है कि आ भी सकता है। तो यहाँ तक हमने बहुत ही जनरली डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस्कीमिक स्ट्रोक डिटेल में पढ़ाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। सो आपको वैसे पता होना चाहिए कि स्ट्रोक क्या है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, पैथोफिजियोलॉजी मोस्टली यही याद रखनी है कि ब्लड सप्लाई या वैस्कुलर इवेंट है टुवर्ड द ब्रेन, जो इंटरप्ट हुई है ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से ये पेशेंट को होगा वीकनेस, आवाज़ लड़खड़ाती है। वे कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा मियाँ बोल नहीं पा रहा था, उसको एक तरफ वीकनेस हो रही थी, वो अपनी बाजू नहीं हिला पा रहा था। इस तरह की प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आते हैं ज़रा सिनेरियोज भी देखेंगे। बाकी आपने ये चारों डेफिनेशंस हैं, क्लासिफिकेशन है, रिस्क फैक्टर है, TIA है और ये स्कोर है, ये यहाँ तक पढ़ लें। इसमें कोई कंसर्न या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इस्कीमिक स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है।